नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश रन युद्ध में। बांग्लादेशी टीम ने 1 विकेट से मुकाबला जीत लिया भारतीय टीम के खिलाफ और क्या नेल बाइटिंग मुकाबला रहा। बांग्लादेशी फैंस फूले नहीं समा रहे हैं और अपने पंजों पर आ गए। इतनी खुशी मिल रही है उनको और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आखिरी जो विकेट गिरा था, यानी जो सिराज ने आखिरी विकेट हसन महमूद का गिराया था 45वें ओवर यानी 45th ओवर की तीसरी गेंद पर गिरा था, उसके बाद से भारतीय टीम एक आखिरी विकेट लेने को तरस गई। और उसके बाद क्या कुछ नहीं बॉलिंग चेंजेस ट्राई किए गए। दीपक चहर से को ट्राई किया गया, कुलदीप सेन को ट्राई किया गया, उसके बाद शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई किया गया, लेकिन कोई भी जो है वो विकेट लेने में कारगर ही नहीं साबित हुआ। हाँ, एक ऑप्शन या कह सकते हैं एक चांस जरूर बना था जिसमें केएल राहुल बैकवर्ड्स भाग रहे थे और साथ में कोलिजन होने ही वाला था एक और फील्डर के साथ, लेकिन वही बात है कि कैच छूट गया। केएल राहुल ने जरूर 73 रनों की पारी खेली बल्ले से और साथ में जो अभी एक कैच छोड़ा, जो आखिरी के 5 ओवरों के बीचों बीच जो एक कैच छोड़ा वो कहीं ना कहीं महंगा साबित हो गया। और जो टेल एंडरों की टोली थी उसने भारतीय टीम के खिलाफ जो है मुकाबला बना दिया। मुकाबला जीत गई बांग्लादेश 1 विकेट से और कुछ भी नहीं कर पाए, ना रोहित कर पाए कुछ, ना कर पाए कुछ कोहली। तो ऐसी ही राइम के साथ मुझे लगता है आज के पूरे मुकाबले की भी यही कहानी थी। मुकाबला कुछ राइम ही हो रहा था। देखिए, पहले जैसे भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, 186 रनों पर ऑल आउट हो जाती है भारतीय टीम। शाकिब अल हसन 5 विकेट हॉल ले लेते हैं, इबादत हुसैन 4 विकेटें चटका देते हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। सबके सब भारतीय बल्लेबाजों की एक ही कमजोरी दिखाई दी कि विद द टर्न खेलने जा रहे थे, जबकि गेंद बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रहा था। हाँ, जब दूसरी पारी यानी कि जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करने आए तब थोड़ा सा विकेट डिटोरिएट हो गया था, जैसे कि सेकंड इनिंग्स में वेयर एंड टियर होना शुरू हो जाता है और जिस हिसाब से गेंद थोड़ा बहुत टर्न होना भी शुरू हो गया था। अच्छी पकड़ बना ली थी भारतीय स्पिनर्स ने, चाहे शाहबाज अहमद हो, वाशिंगटन सुंदर हो, लेकिन वही बात है कि जिस हिसाब से विकेटें गिर रही थी, लगातार प्रेशर बन रहा था और तो और जहां पर मुझे लगता है जो मुकाबले का टर्निंग पॉइंट था, वहीं जो जिस हिसाब से महमूदुल्लाह का विकेट लिया था 36वें ओवर में अब शार्दुल ठाकुर ने, और उसके बाद जो विकेट गिरा था मुशफिकुर रहीम का, 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे थे, वहीं से मुझे लगता है इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बड़ी चीज़ इस मुकाबले से ये सामने आ रही है कि उसके बाद भी भारतीय टीम कुछ नहीं कर पाई और कुछ भी नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जहां पर गेंदबाजी का टप्पा होना चाहिए था, कुलदीप सेन जब 46 ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं वो भी कहीं ना कहीं टप्पों से विपरीत गेंदबाजी कर लेते हैं, लगातार शॉर्ट डिलीवरीज करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंदें करते हैं, थर्ड मैन की तरफ जो आखिरी बल्लेबाज होता है वो छक्के मार देता है और विकेट टू विकेट जहां पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी और आसानी से विकेट मिल सकते थे, एक ऑप्शन बना था, वहां पर केएल राहुल ने कैच छोड़ दी। तो यही मुकाबले का पूरा लेखा जोखा रहा है कि जिस हिसाब से गेंदबाजी रही है वो बहुत कुछ सवालों के जवाब बयां करती है। और अब से कुछ ही देर में जो है एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी जुड़ेंगे इस पूरे मुकाबले का विश्लेषण करने कि किस तरीके से गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की, कहां पर भारतीय गेंदबाजों ने पकड़ जमाई मुकाबले में, कहां पर ढीला छोड़ दिया मुकाबले में। मेन पॉइंट जो रहा आखिरी के 5 ओवर में, वहां पर ढीला छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी वहां पर भी उस हिसाब से कप्तानी में ढीले पड़ गए थे और वही बात है कि टेल एंडर्स की टोली ने जिस हिसाब से मुकाबला भारतीय टीम के हाथों से छीना है वो सबसे बेहतरीन चीज़ थी। और बांग्लादेश के डगआउट में बिल्कुल ही खुशियां लहर रही है क्योंकि भाई अब बांग्लादेश में बायलेटरल ओडीआई सीरीज अभी तक हारी नहीं गई है और भारतीय टीम आज भी हार गई। वही बात है कि जब आपके पास जो है रन्स नहीं होंगे बोर्ड पे तो आप कोई भी टोटल इतनी आसानी से डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो है कि पूरा का पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ने वाला है कुछ ही चंद सेकंड्स में और साथ में स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा सर भी होंगे उसी बात पे पूरा विश्लेषण करने के लिए। इसी मुकाबले के बारे में पूरा लेखा जोखा जो होगा उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा होगी और अब से कुछ ही सेकंड्स में ये सब आपके सामने विश्लेषण रखेंगे पूरा का पूरा। और जिस हिसाब से भारतीय टीम की रही है बल्लेबाजी, 186 पर ऑल आउट हो गई। वही बात है कि सब सारे बल्लेबाज जो है शाकिब अल हसन का शिकार हो गए और जिस हिसाब से विद द टर्न
जो है खेलने जा रहे थे सारे के सारे बल्लेबाज, और गेंद बिल्कुल भी टर्न नहीं करा था। वही पहली पारी में जिस हिसाब से शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी करी, 5 विकेटें उन्होंने ले ली। वहीं उसके बाद देखा जाए तो इबादत हुसैन जिस हिसाब से बढ़िया टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे थे, और दोनों ने जिस हिसाब से भारतीय बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाया, वही सब कुछ बयान करता है। और जिस हिसाब से मेहदी हसन मिराज ने शिखर धवन को विकेट लिया, रिवर्स स्वीप करने चले गए थे शिखर धवन, और ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की, लंबा पारी को चला सकते थे, रोहित शर्मा के साथ जो है पार्टनरशिप बुन सकते थे शिखर धवन, और ज़रूरत नहीं थी रिवर्स स्वीप करने की, और फिर बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद जिस हिसाब से रोहित का विकेट गिरता है, शाकिब अल हसन उनके पैड और बैट के बीच में से गैप निकाल कर बोल्ड कर देते हैं उनको। और वही बात है कि रोहित शर्मा का जिस हिसाब से लेफ्ट उनका जो फुट का इनिशियल मूवमेंट था वो बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रा कवर के तरफ दिख रहा था, और वहीं पे मुझे लगता है कि हल्का बहुत जो उन्होंने बैट को चिप करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पड़ के जो है अंदर आ गई बैटर पैड थे। और बाकी का विश्लेषण करेंगे बाकी सारा एक्सपर्ट पैनल, तो कहीं ना कहीं आगे का विश्लेषण भी उन्हीं के हाथों में है। मीरपुर ढाका के मैदान पर बांग्लादेश ने भारतीय टीम को चारों खाने चित करते हुए न सिर्फ रोमांचक जीत हासिल की बल्कि सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी फ्लॉप रही और उसके बाद अंतिम के ओवर्स में ना तो दीपक चहर की गेंदबाजी में धार नजर आई, ना शार्दुल ठाकुर अपना इंपैक्ट डाल पाए, और नतीजा ये रहा कि एक ऐसा मैच जहां पर 139 रन पर 9 विकेट आपने गिरा दिए थे, और उसके बाद 10वें विकेट की साझेदारी में न सिर्फ बड़ा स्कोर बना बल्कि भारतीय टीम को यहां पर हार का सामना भी करना पड़ा। भारतीय टीम के इस खराब प्रदर्शन पे, या यूं कहें बिखरा हुआ प्रदर्शन जिस तरह से हमने देखा मीरपुर के मैदान पर, ना तो बल्लेबाजी में कोई लक्ष्य नजर आ रहा था, यानी कि ना तो कोई इंटेंट नजर आया, गेंदबाजी में थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर नजर आया और गेंदबाजों ने लगभग मैच में वापसी भी करा दी थी, लेकिन अंतिम के ओवर्स में, और क्रिकेट में वैसे भी कहते हैं कि जब तक अंतिम गेंद ना फेंक दी जाए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमने मीरपुर के मैदान पर देखा। बांग्लादेश के तमाम फैंस जब 9 विकेट गिरे तो मैदान छोड़ के जाने भी लगे थे, लेकिन जो लोग मैदान पर रहे उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को अपने सामने देखा, रूबरू देखा, और ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बांग्लादेश की शानदार जीत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय जुड़ रहे हैं, जो इस मैच में कमेंट्री भी कर रहे थे। सबा भाई, चश्मदीद गवाह तो आप बने, लेकिन अफसोस ये रहा कि चश्मदीद गवाह बने बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत की, और भारतीय टीम की जो कमियां अक्सर हम पिछले कुछ महीनों से चर्चा कर रहे हैं, उनके इंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं, उनके अप्रोच को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सारी खामियां एक साथ नजर आ गई मीरपुर के मैदान पर। देखिए, जो अंतिम विकेट की जो साझेदारी रही, विशेष करके जिस तरह से मिराज ने बल्लेबाजी की, उन्होंने फिर से ये दर्शा दिया कि विकेट जैसा भी हो, विकेट कंडीशंस कैसे भी हो, जिस तरह का विकेट खेल रहा तो उस पर भी अगर आपका इंटेंट सही होगा और अगर आप एग्रेसिव नजरिए के साथ बैटिंग करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों को अगर हम देखेंगे तो दोनों टीमों के साथ यही परेशानी हुई। एक ही प्लेयर था जिसने वो एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी की, आक्रामकता उसने दिखाई और उसका नतीजा हम लोगों ने देख लिया। तो फिर से हमें नजर आता है कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसी प्रकार के अप्रोच की जरूरत है। वो निडरपन आना चाहिए बल्लेबाजी में, और उसके साथ साथ हमारी जो गेंदबाजी भी हुई अंत में, वो जिस लेंथ के साथ आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी, जिसका आपको प्रयास करना चाहिए था, वो हमें देखने को मिला नहीं राजीव। और मुझे लगता है रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा लगा था कि कप्तानी थोड़ी बहुत आज क्लूलेस रही।
बिल्कुल क्लूलेस रही। और जब आप मेकशिफ्ट विकेट पर लेके आएंगे मैदान पर और फिर क्रूशियल कैचेस छूटेंगे तो फिर आपके डिसीजंस भी सवालों के घेरे में आएंगे। आप रेगुलर विकेट कीपर को बाहर बिठा के अगर आप के राहुल को एडजस्ट करने के लिए आप उनको खिलाएंगे तो फिर क्रूशियल मोमेंट कैचेस छूटेंगे और फिर आप मैच हारेंगे। सवा भाई, बहुत ही क्रूशियल कैच छूटा, वो जहां से मैच आप आराम से मैच जीत जाते, वो कैच पकड़ा जाता। उसके बाद बांग्लादेश को रोक पाना बहुत मुश्किल था। चलिए, गेंदबाजों की लेंथ तो खराब रही है, मेकशिफ्ट ओपनर खिलाना, हमने कल भी चर्चा की थी कि कोई जरूरत नहीं है आप के राहुल से विकेट कीपिंग कराएं जब आपकी टीम में 2-2 रेगुलर विकेट कीपर हैं। क्या, कैसे आप देखते हैं? हालांकि उन्होंने 73 रन जरूर बनाए, बट ये तो मेकशिफ्ट आप विकेट कीपर खिला रहे हैं, रेगुलर विकेट कीपर होते हुए भी आप नहीं खिला रहे हैं। पर आज रेगुलर विकेट कीपर जो ऋषभ पंत थे, उनको ऐसे भी टीम से उनको वापस भेज दिया गया है भारत। वो अब सिर्फ टेस्ट सीरीज ही खेलेंगे। तो ये निर्णय पहले ही आपने ले लिया था। अगर आपके पास विकल्प था ईशान किशन को खिलाने का, पर आप ईशान किशन को फिर आप मध्य क्रम में खिला नहीं सकते हैं। और केएल राहुल पहले एक दिवसीय मैचेस में मध्य क्रम में खेलते आ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। देखिए, कैच तो 2 छूटे हमारे हमसे। केएल राहुल ने भी कैच छोड़ा, उसके बाद जो दूसरी गेंद पर एक और हवा में बॉल गई थी, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने प्रयास ही नहीं किया। तो उनको पता नहीं क्यों लगता नहीं है कि उनको बॉल नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने प्रयास किया नहीं। तो ये 2 कैचेस बहुत ही कठिन समय पर छूटे, बहुत ही क्रूशियल समय पर छूटे हैं भारत की ओर से, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ये अद्भुत मैच जीत लिया। राजीव, राजकुमार सर, बांग्लादेश वाकई विजेता के तौर पे अगर हमारे सामने है तो उनको ढेर सारी बधाई भी है, लेकिन साथ ही बहुत ही निराशापूर्ण क्रिकेट हम सब ने खेली है। कैसे आप देखते हैं जिस तरह की क्रिकेट भारतीय टीम खेली, ऐसी डरी हुई बल्लेबाजी, इतनी खराब गेंदबाजी, अंतिम के ओवर्स में आप यॉर्कर नहीं डाल पा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, अगर आप कट वाली लेंथ पे लगातार बॉल डाल रहे हैं, कैसे ऐसे में आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेल पाएंगे? इतना डरा हुआ प्रदर्शन देख के तो यही लग रहा है अब जहन में। बिल्कुल राजीव, और बहुत कॉम्प्लेसेंट दिखी भारतीय टीम जब 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ऐसा लगा कि 50 रन है, अरे 50 रन कहाँ बनेंगे, और बिल्कुल कोई किसी को चिंता ही नहीं थी कि आराम से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, वो 1 रन ले रहे हैं, 2 रन ले रहे हैं, तो कोई अर्जेंसी नहीं दिखी, कोई ऐसा लगा नहीं भारतीय टीम को कि यहाँ से बांग्लादेश मैच जीत सकता है। और इसी कॉम्प्लेसेंसी के तहत बांग्लादेश ने आराम से मैच जीत लिया। और साथ साथ 2 कैचेस जो बहुत ही क्रूशियल छूटे हैं। मेरा मानना है वो केएल राहुल का कैच, उससे सिंपल कैच नहीं हो सकता किसी भी विकेट कीपर के लिए। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने शो किया कि उनको बॉल नहीं नजर आया, तो बड़ा अजीब सा था। लेकिन वही फिर भारतीय तेज गेंदबाज, जो हम कहते हैं कि स्पीड चाहिए लास्ट के आपको डेथ ओवर्स में डालने के लिए या टेलएंडर्स को डालने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी एक कमी खली। तो मैं कहूंगा काफी खराब क्रिकेट भारत ने खेलकर ये जो अपने विकेट मतलब जीता हुआ मैच था वो आपने सजाकर उनको दे दिया। तो बहुत खराब प्रदर्शन भारतीय टीम का। समा भाई, आपके पास आऊं उससे पहले राजकुमार सर, एक सवाल आपसे और, ये मेकशिफ्ट विकेट कीपर खिलाने से कितना सहमत हैं आप? जिस तरह से के राहुल को यहाँ पे खिलाया गया, जिसका खामियाजा जब मैच का रिजल्ट आया तो शायद सारी जो निगाहें के राहुल की तरफ जा रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं ये मेकशिफ्ट विकेट कीपर का खिलाया जाना? राजीव, कल हम लोगों ने शो किया था तो हम यही बात कर रहे थे। आपने कहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, मैंने कहा यार ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी टीम में 2 रेगुलर वो विकेट कीपर हो, आप उनको बिठाकर और केएल राहुल से कीपिंग करा लें। अगर आपको याद हो कल के शो में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरा मानना है कि तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था टीम मैनेजमेंट ने। और जब आपके 2 रेगुलर विकेट कीपर बैठे हुए हैं टीम में, जो दोनों बहुत शानदार स्ट्रोक प्लेयर भी हैं, उनको आप बिठाकर केएल राहुल से आपने कीपिंग कराई, तो बहुत आश्चर्यजनक डिसीजन था। और ये टोटली यही बात थी कि आपने उनको वाइस कैप्टन अनाउंस किया हुआ है, आप उनको खिलाएंगे ही, और आप उनको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए मतलब परेशानी उसको यहाँ पर ऋषभ पंत को बाहर बिठाकर उनको आपको खिलाना ही पड़ा, और उसका खामियाजा भारत ने भुगता। बिल्कुल, इबादत ने जिस तरह की गेंदबाजी की, सभा भाई, वो कैसे देखते हैं? बांग्लादेश को एक नया स्पीड स्टार मिल गया लग रहा है, 145 प्लस, और लगातार सही हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी, आपके बल्लेबाजों को ज्यादातर बैकफुट पर रखा, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए। शाकिब तो बहुत एक्सपीरियंस है, सीजन कैंपेनर है, बट जिस तरह की गेंदबाजी इबादत ने की है, कैसे आप देख रहे हैं इसको, सभा भाई? देखिए,
सही बॉलर को चुनना बहुत बड़ा काम होता है, और आज बांग्लादेश ने वही किया। इबादत हुसैन सिर्फ अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं, इसके पहले वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं, टेस्ट मैचेस वो खेलते आ रहे हैं, उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है ओवरसीज कंडीशंस में। तो चूंकि तस्कीन अहमद इंजर्ड है, उसी वजह से आज इबादत हुसैन को खिलाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह का विकेट है वहां पर अगर ऐसा गेंदबाज हो जो हार्ड लैंड डाले, वही परेशानी पैदा करेगा बल्लेबाजों के लिए। और आज वही हुआ, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को टारगेट किया। श्रेयस अय्यर का उदाहरण देख लें, उनको शॉर्ट गेंद डाली जिसके लिए वो जो उनकी कमजोरी है, और उसी वजह से इबादत ने श्रेयस अय्यर का विकेट लिया। तो सही लेंथ पे बॉल डालना, सही प्लानिंग को के साथ गेंदबाजी करना, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, आज इबादत हुसैन की गेंदबाजी में नजर आया। पर शकीबुल हसन की भी अगर हम बात करें, शकीबुल हसन को सालों साल से भारतीय बल्लेबाज खेलते आ रहे हैं, पर उनकी गेंदबाजी को भी आज हम परख नहीं पाए। विद द आर्म उनकी बॉल अंदर आती है, जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो बल्लेबाजी में जो एप्लीकेशन होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और बार बार मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि अभी भी भारत की जो बल्लेबाजी है वो असमंजस में है कि उनको खेलना किस तरह से है, उनको किस दिशा में जाना है। क्या उनको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, क्या उनको संभल कर खेलना है, क्या उनको विकेट बचा कर रखना अपने पहले 10 ओवरों में। इन सब चीजों के बारे में कोई भी क्लैरिटी इस समय बल्लेबाजों के दिमाग में मुझे नजर नहीं आ रही है। राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है, मैच हम 186 रन पे जब ऑल आउट हुए, हम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए, तभी हार गए थे? या आपको लग रहा है जिस तरह की गेंदबाजी हमने आखिर के ओवर्स में की है, वो चाहे हम दीपक चहर की बात कर लें, सिराज की बात करें या शार्दुल की बात करें, ऑफ स्टंप के बाहर कट लाइन पे बॉल डालना, पॉइंट आपने लगा नहीं रखा है, पूरा वैकेंट एरिया और अनप्लान्ड कप्तानी, अनप्लान्ड गेंदबाजी, यही जहन में आता है ये दो लाइनें। आप कैसे देखते हैं, मैच वहां पे हारे या मैच इधर हार गए, कैच छूटा और आखिर के ओवर्स में जो ये मिरेकल किया बांग्लादेश के टेलेंडर्स ने? पहली बात तो भारतीय बल्लेबाजी बहुत निराशाजनक हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं साबा से कि कोई क्लूलेस बल्लेबाजी हो रही थी कि भारत को क्या करना है, किसका क्या रोल है, भारत ने की क्या प्लानिंग है, पहले पावर प्ले में किस तरह खेलना है, अगर गिरना तो क्या करना है। बहुत ही क्लूलेस सी लगी भारतीय बल्लेबाजी। बावजूद उसके भारत ने अच्छा कमबैक किया, और भारत ने क्या अच्छा कमबैक किया, मैं कहूंगा खराब बल्लेबाजी की बांग्लादेश ने, और एक स्टेज पे लगा था कि बिल्कुल वन साइडेड हो गया है मैच, और भारत ने इतना कॉम्प्लेसेंसी दिखाई, बिल्कुल मैच छोड़ दिया कि अब तो हम जीत ही गए, और नंबर 11 खेल रहा है, ये काम लास्ट के ओवर में 50 रन बनाएगा। लेकिन जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती तब तक मैच खत्म नहीं होता, और उसी का एग्जाम्पल आज भारत को देखना को मिला। और बहुत समय तक भारतीय फैंस को ये मैच याद रहेगा कि हम कहां से ये मैच हारे हैं, जो कि एक बिल्कुल वन साइडेड मैच हो चुका था कि आपको लास्ट विकेट पर 50 रन चाहिए, और आपने वो 50 रन मजाक में बनवा दिए, जिसमें 2 सिंपल कैच आपने छोड़े। समा भाई, और हमेशा कहते हैं कि जब टेलेंडर्स आते हैं आपकी रणनीति बड़ी क्लियर होती है कि आप यॉर्कर्स डालें या आप उनकी बॉडी पर अटैक करें। कैसे आप देख रहे हैं, क्लूलेस गेंदबाजी थी, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कितनी बार ये बच्चों वाली गेंदबाजी आज तो हमने देखी, एक तरह से कह सकते हैं। और इस तरह की हार बहुत आपको चुभती है जब आपके 10 और 11 आके आपके 50 रन जोड़ दें, और हमारे आखिर के जो 6 विकेट गिरे सिर्फ 34 रन जोड़ पाए हम। तो ये मैच में ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश ने किस तरह की क्रिकेट खेली और हम कहां पे खड़े थे मैच में। क्योंकि उनमें भूख ज्यादा नजर आई मैच जीतने की। राजीव, एक तो उन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की, सिर्फ 186 पर ऑल आउट कर दिया भारत को। उसके बाद उन्होंने प्रयास पूरा किया, उनके तरफ से जो बल्लेबाजी होनी चाहिए थी टॉप ऑर्डर की, वो देखने को मिली नहीं, साझेदारियां उन्होंने बनाई नहीं। पर ये मिराज ने इसके पहले भी अच्छी पारियां खेली हैं, उनके नाम भी मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2 या 3 शतक हैं। परेशानी देखिए ये है कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसने एग्रेशन अपना लिया है, उसको आपको कौन से लेंथ पे बॉलिंग डालनी है, किस दिशा में आपको बॉलिंग डालनी है, वो हमारे गेंदबाज आज कर नहीं पाए। जितने सारे रन्स बनाए अगर आप देखेंगे तो बल्क ऑफ द स्कोरिंग थी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदों पर लगाया मेहदी हसन मिराज ने। ये दर्शाता है कि आपकी लाइन सही नहीं थी, आपकी लेंथ सही नहीं थी, आप शॉर्ट डिलीवरी डाल रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, तो वहां पर बल्लेबाज के पास खुली छूट है बल्ला घुमाने की, क्योंकि उसको पता है कि मोटा किनारा लगेगा, वहां पर बॉल तेज गति से निकलेगी और वहां पर रन आपको आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने 2 छक्का लगाया और 1-2 चौके भी लगाए। उसकी वजह से मुझे लगता है दबाव धीरे धीरे भारत के पास बढ़ता गया, और अंत में भारत ने यह मुकाबला
अपने हाथ से जीता हुआ मुकाबला अपने हाथ से गंवा दिया। ये लेकिन राजकुमार सर, ये गेंदबाजी में अचानक इतनी वीकनेस दिखने क्यों लगी है? हम वर्ल्ड कप में मैच हार जाते हैं 10 विकेट से, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ओडीआई सीरीज बुरी तरह से हार जाते हैं, और अनप्लान्ड गेंदबाजी है। क्या कुछ सपोर्ट स्टाफ कर रहा है? समझ के परे है। अब जिस तरह से मैच हारे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, सवाल तो खड़े होंगे कि ये क्या हो रही है ये गेंदबाजी। और कंसिस्टेंट अगर आप खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता है, ना कप्तान के पास है प्लान। कप्तान तो बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहे थे आज। सभा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि कप्तानी पे भी बात होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजीव, जब आप ऐसी हार हारते हैं तो कप्तानी पर सबसे पहले वो बात आती है कि आप क्या कर रहे थे, आपने किस तरह की फील्ड सेटिंग की थी, किस तरह के ओवर्स बचा कर रखे थे अपने गेंदबाजों के, या किस तरह आपके गेंदबाजों को बॉल करनी चाहिए थी, आप उन्हें किस तरह गाइड कर रहे थे। मैं मानता हूं कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे भारतीय गेंदबाज, लेकिन आप अगर बांग्लादेश के नंबर 11 को नहीं आउट कर सकते तो वाकई में एक बहुत चिंता का विषय है कि, और आप लास्ट विकेट पर इतने रन बनवाकर मैच हार जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह की कप्तानी करें, इस तरह की गेंदबाजी हो। और मतलब कुछ क्या, कोई वर्ड्स नहीं है कि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि अपने आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करो कि आप ऐसा हुआ है, लेकिन वाकई में देखकर बहुत दुख हुआ है जिस तरह की आज हार हुई है भारत की। समा भाई, 2 डेब्यूटेंट थे आज, शहबाज थे और साथ में कुलदीप सेन। कैसे देख रहे हैं आप दोनों खिलाड़ियों का डेब्यू? इसमें सिर्फ एक का डेब्यू था राजीव, कुलदीप सेन का। शाहबाज अहमद इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2 एक दिवसीय मुकाबला में भाग वो ले चुके हैं, 3 विकेट उन्होंने लिया है उस 2 मैचेस में। हाँ, आज पहली बार उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, आज उन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए, ये पहला गेम है, इन दोनों के बारे में ज्यादा इन दोनों को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और मौका इनको मिलना चाहिए। पर जब परिस्थिति कठिन आती है राजीव, जिस तरह के आज कंडीशंस थे, यहाँ पर जो विकेट है उतना आसान था नहीं। यहाँ पर जो विकेट था उसमें यहाँ पर पार स्कोर, भारत की बल्लेबाजी की डेप्थ को अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है 200, 240, 250 होना चाहिए था, वो आज हो नहीं पाया। और इन प्रकार के कंडीशंस में, इस प्रकार के कठिन विकेट पर आपके जो मेन बैटर्स है उनको रन बनाना बहुत जरूरी है। पर एक बार अगर आपको टॉप ऑर्डर पहले 10 या 11 ओवर में आउट हो जाता है तो वहां से एक बड़ी पारी खेलना या फिर बड़ा स्कोर बनाना बहुत कठिन हो जाता है। आज जिस तरह से गहराई थी भारतीय बल्लेबाजों की, जितने सारे हमने ऑलराउंडर्स खिलाए थे, उन सभी ऑलराउंडर्स का कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, और इसी वजह से परेशानी धीरे धीरे बढ़ती गई। आज बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ वही हुआ, पर अंत में ज्यादा जज्बा, ज्यादा पैशन, ज्यादा भूख दिखाई बांग्लादेश के मिराज ने, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने यह मुकाबला जीत लिया। पर राजीव, अंत में अगर हम बड़ी पिक्चर पर ध्यान देंगे तो बात मोटा मोटी यही हो जाती है, लेखा जोखा यही है कि भारत अभी भी ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उन्हें किस तरह से खेलना है, व्हाइट बॉल क्रिकेट या फिर एक दिवसीय क्रिकेट। बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी ये भटके हुए रास्ते से हम वापस आ जाएं और डिसाइड करें कि हमें किस प्रकार से क्रिकेट खेलनी है, और उस प्रकार से आप खिलाड़ियों को चयन करें, उस प्रकार से आप उनको मौका दें, और उनके खेल के ऊपर, उनके एबिलिटीज के ऊपर आप ट्रस्ट करें। बिल्कुल राजकुमार सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सभा भाई उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि भटके हुए रास्ते से वापस लाएगा कौन? ये काम कप्तान का है, कोच का है, और दोनों मैदान पे हैं। और ये भटका हुआ रास्ता तो ऐसा लग रहा है भूल भुलैया में फंस गए, रास्ते में नहीं है, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। देखिए राजीव, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एक जगह एक ही समय पर 2 जगह टीमें खेल रही हैं। अब जरूरत है भारत को एक सेटल्ड क्रिकेट खेलने की, एक स्ट्रेटेजी के तहत। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा से कि भारत को एक प्लानिंग तो करनी है कि किस तरह आपका क्या टेम्पलेट है, आप किस तरह खेलना चाहते हैं। आप शुरू के पावर प्ले में 10 ओवर में 60 रन बनाना चाहते हैं, या 10 ओवर में 80 रन बनाना चाहते हैं, भले 3 विकेट आउट हो, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी तो बनानी होगी आपको। सभी प्लेयर्स को भी उनके रोल्स डिफाइन करने होंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस, आप यहाँ पर खेलेंगे, आपका 4 नंबर आपका सेटल्ड है, आप ही खेलेंगे यहाँ पर, और आपका रोल है कि आप एंड तक खेलें, या आपका रोल है कि आप बीच में जाइए और कैमियो खेलिए, एक चलाइए जाके 10 ओवर में आप अपने 40-50 रन करके, भले आप आउट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो यू हैव टू डिफाइन दोज रोल्स, जो कि अभी भारतीय टीम में नहीं ऐसा नजर आ रहा कि किसको क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली रोहित भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब कप्तान के रन नहीं आ रहे हो तो काफी मुश्किल होती है ड्रेसिंग रूम में। और
यहाँ पर वो एक परेशानी का सबब और सबसे ज्यादा बना हुआ है कि रोहित के काफी दिनों से बड़े रन नहीं आए हैं, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी वो फॉर्म में आएंगे और वो आके पावर प्ले को जिस तरह कैश करेंगे तो वो एक टोन निर्धारित करेंगे बाकी आने वाले बल्लेबाजों के लिए। सबा भाई, जो आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, जो अप्रोच की बात कर रहे हैं, हमने एक दिन पहले भी शो किया था, आपको याद होगा, ब्रैंडन मैकुलम को लेकर हमने बहुत ढेर सारी बातचीत की। राहुल द्रविड़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं, रास्ते पे वापस लाने की बात हो रही है, जो आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में कह रहे हैं कि आपको भटके हुए हैं, आपको वापस रास्ते पे ट्रैक पे आना है, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि अब तो समय बीतता जा रहा है, ऑलमोस्ट साल भर हो गया राहुल द्रविड़ को भी कुछ बने हुए। देखिए, अंत में राजीव, ये हेड कोच और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम को कौन सी दिशा लेनी है जी। और ये जो दिशा आपको लेनी है उसमें फिर आप चयनकर्ताओं को बताते हैं कि भाई इस दिशा जो हम लोगों ने चुना है, जो डायरेक्शन हमें खेलना है, जिस प्रकार के ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें खेलनी है एक दिवसीय मैचेस में, उसके लिए हमें इस प्रकार के प्लेयर्स चाहिए। तो ये उसके बाद ये चयनकर्ताओं का काम होता है सही प्लेयर्स का चयन करना, और टीम मैनेजमेंट का ये काम है, हेड कोच और रोहित शर्मा का, कि आपके पास जो इस समय खिलाड़ी हैं, जो 15 खिलाड़ी हैं, क्या उनमें उस प्रकार के क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है कि नहीं इस समय। क्या हम इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हम अभी भी मुझे लगता है कि हम 2 साल पीछे हैं जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो उसी के लिए बार बार ये देखने की जरूरत है कि जो आपके पास खिलाड़ी हैं इस समय, जो टॉप 11 है, टॉप 15 है, क्या वो खिलाड़ी जो हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बारे में हम सोच रहे हैं, वो खिलाड़ी खेल पाते हैं कि नहीं। और अगर ये नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर आपको हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, आपको नए खिलाड़ियों को लाना होगा टीम में, आपको कुछ ना कुछ नयापन लाना होगा, कुछ ना कुछ इन्वेंट करना होगा, थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग आपको लीडरशिप दिखानी होगी। भाई इन्वेंट किया हमने के राहुल वाइस कैप्टन थे, हमने उनको ये इन्वेंशन था कि हमने उनको खिला दिया। तो हमारे यहाँ तो इन्वेंशन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाते हैं। राजकुमार सर, ये इन्वेंशन कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपने वाइस कैप्टन बनाया तो खिलाना जरूरी है? भाई अजिंक्य रहाणे भी वाइस कैप्टन थे, विराट और रवि शास्त्री ने लिया बोल्ड डिसीजन, ड्रॉप किया, उनको आउट ऑफ फॉर्म थे। अब ये टीम का कॉम्पोजिशन क्यों खराब कर देना है पूरा, कि कीपर आप बिठा देंगे, कुछ दिन में गेंदबाज बिठा देंगे किसी को, मतलब समझ से परे है। नहीं, ये तो मैं कहूंगा एक गलती हुई है टीम मैनेजमेंट से कि आप केएल राहुल को एकोमोडेट करने के लिए आपने दोनों विकेट कीपर्स को बिठा दिया। और मैंने कल कहा था कि केएल राहुल खेलेंगे एज अ विकेट कीपर, आप लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर तब। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। मैंने, और आपको याद हो, मैंने तो ये भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि यार आपकी टीम में 15 में 2 विकेट कीपर हो, जो जेन्युइन विकेट कीपर हो, आप उनको खिला के उनको बिठाकर एक मेकशिफ्ट को खिला दें। तो ऐसा, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट तो है राजीव कि ये ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं सब आप ठीक कह रहे हैं कि आप हमें सोचना होगा कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, लेकिन ये सभा ये सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं है, हमें गेंदबाज भी ऐसे चाहिए। हम उस तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। टीम गलत खिला रहे हैं राजकुमार सर, टीम आप गलत खिला रहे हैं, टीम गलत सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई रेस स्पिनर नहीं आपकी टीम में, उमरान मलिक आपके पास फास्टेस्ट बॉलर है, आप उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है पूरी टीम में? मैं वर्ल्ड कप से देखता चला आ रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा गलत टीमें खिलाई गई, न्यूजीलैंड में वही हाल, बांग्लादेश में तो अभी तो बांग्लादेश से हार रहे हैं, कुछ दिन में अफगानिस्तान, नमीबिया जैसी टीमों से हारना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको खिलाना अपने पसंद के खिलाड़ी खिलाना है यहाँ पे। देखिए, काफी सारे क्वेश्चन मार्क तो हैं राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं कि काफी, मतलब पूरे वर्ल्ड कप हम लोग ये डिस्कस करते रह गए कि भाई युवी चहल क्यों नहीं खेल रहे हैं, उन विकेट्स पर अगर वो नहीं खेल रहे हैं जो नंबर 1 भारत के स्पिनर बनकर गए थे। तो काफी सारे सवाल हैं और काफी सारे डिसीजंस पर मतलब क्वेश्चन मार्क हैं कि ऐसा हुआ है। और पहले ऐसा मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता था कि जो बेस्ट 11 होती थी वो खेलती थी, बट अभी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट 11 नहीं खेल रही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो रही है कि हमें जिस तरह के खिलाड़ी खिलाने चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रैक पर, शायद वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, या वो खिलाड़ी जो खिलाए जा रहे हैं, जिन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है और काफी इस पे सोच विचार करने की जरूरत है कि आगे अब हम कैसे बढ़ें, क्योंकि अभी आने वाले मैचेस में हम ये सीरीज, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि भारत जीत जाएगा। तो दैट मीन कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। हमें एक सर ऐसे क्रिकेट खेल के तो आप हारेंगे, जीतने की बात तो आप छोड़ दीजिए, जीतने का सवाल तो तब उठता है जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो।
आप 186 या 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पा रहे राजकुमार सर। इतने दुनिया के तोप लेके तोप, बारूद, टैंक, सब कुछ है आपके पास। और साबित हो रहे हैं वो दिवाली के वो जो होते हैं पुराने वाले पटाखे। फायदा क्या है ऐसी टीम का? देखिए अनफॉर्चुनेट है, और राजीव आई कैन अंडरस्टैंड कि सबको बहुत दुख होता है। एज ए फैन हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते, और सभी भारतीय फैंस बहुत निराश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि इस तरह की हार के बाद स्पेशली। लेकिन साथ साथ मेरा मानना है कि प्लेयर्स को भी काफी दुख होता है जब वो ऐसे मैचेस हारते हैं। तो वही मेरा कहना है कि यहाँ पे जरूरत है टीम मैनेजमेंट को एक अच्छी टीम मीटिंग करने की और सॉर्ट आउट करने की कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। और ये सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा इजी ले गए इस बांग्लादेश की टीम को, या आप मतलब आपने खराब क्रिकेट खेली। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हुई हैं कि आप, मुझे लगा कि काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे, कॉम्प्लिसेंट थे कि बांग्लादेश से हम इजीली मैच जीत जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश अपने घर में बहुत मतलब आसान टीम नहीं है कि आप उनसे इतनी आसानी से जीत जाएंगे। तो जरूरत है भारत को कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें अगर आगे सीरीज में उन्हें अच्छा करना है, और भारतीय टीम कैपेबल है ऐसा करने की, ये मेरा मानना है। चलिए सबा भाई, क्योंकि जो 3 अभी दौरे हमने देखा, वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड। जी राजीव मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। देखिए भारतीय टीम मैनेजमेंट को, या फिर मैं भारतीय टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ इस समय क्योंकि चयनकर्ता मौजूद नहीं है। भारतीय टीम मैनेजमेंट को मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो इशू जो है, मेन इशू जो है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। उनको अभी भी ये लग रहा है कि इस तरह के मैचेस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आ जाता है, हमारे प्लेयर्स अंत में अच्छे हैं और आगे चलकर अच्छा करेंगे। ये समस्या का हल नहीं है। आप समस्या को समझ नहीं रहे हैं, गलती ये हो रही है। आप प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करेंगे जब आप ये मान लेंगे कि वो समस्या है, वो एक इशू है। तो सब आप कदम तब उठाएंगे जब आप सबसे पहले इशू को एड्रेस करेंगे कि भाई हमारे टीम में व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये एक दिवसीय क्रिकेट में इस समय समस्या है कि जिस तरह की क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए हम उस प्रकार की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद में आप आगे सकारात्मक सोच के साथ उतरेंगे, तभी तो आप चयन करेंगे उस प्रकार से, तभी तो आप प्लेयर्स को ट्रस्ट करेंगे, तभी तो आप संदेश देंगे प्लेयर्स को, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। तभी तो आपके अप्रोच में परिवर्तन आएगा। अप्रोच में कोई परिवर्तन नहीं है। प्लेयर्स में भले ऊपर नीचे आप चेंज करते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कि आप अप्रोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, प्लेयर्स जितने भले आप 10-12 चेंज कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे क्या पहला काम मेरे हिसाब से है टीम मैनेजमेंट को ये एड्रेस करना। कंफ्यूज कप्तान, कंफ्यूज कोच। अभी तो जो 3 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, यही देखने को मिला है। हाँ, कुछ ऐसे ही प्रतीत हो रहा है राजीव कि अभी भी जो मेन इशू है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पकड़ नहीं है हमें कि हम गलती कहां कर रहे हैं। अगर हम जब तक कि हम उस इशू को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर हम इस प्रकार की गलतियां करते जाएंगे। अगर आप नए प्लेयर्स भी ले आए, अगर आप इसमें से 15 से आप 11 भी चुन ले, उमरान मलिक को भी खिला लें, आप 1-2 मैचेस जीत जाएंगे। पर देखिए अंत में हमारा एम क्या है? विश्व कप जीतना। और टूर्नामेंट जीतने के लिए, विश्व कप जीतने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और वो बदलाव आप तब लेकर आएंगे जब आपको समझ में आएगी बात कि हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं, हम मझदार में फंसे हुए हैं राजीव। इस समय वहां से निकलने के लिए आपको नए अप्रोच की जरूरत है, जो कि इस समय तैयार नहीं है भारतीय टीम लेने के लिए। और मेरी उम्मीद यही है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब ये नए चयनकर्ता आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग मिलकर पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये समस्या है टीम के साथ जी। हमारे अप्रोच में गलती है, हमारा अप्रोच जो है उसमें परिवर्तन की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जी। राजकुमार सर, वो 3 इडियट्स का गाना है ना, बड़ा फेमस, मैंने अभी एक दिन शो में भी यूज किया था। मुझे लग रहा है आपसे भी पूछ लूं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो कुछ आपको लग रहा है कुछ वैसी स्थिति है इस समय? अगर ये स्थिति काफी दिनों से चली आ रही है, देखिए, और मेरा मानना है कि इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द अगर भारत ने नहीं निकाला तो ये वर्ल्ड कप भी ऐसा ना हो कि भारत अपनी सरजमी पर वर्ल्ड कप में अच्छा ना करे। और अब मुझे लगता है कि कोई लेमैन भी बता सकता है कि हाँ गलतियां हो रही हैं, और फिर भी आप गलतियों को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर ले कि नहीं आगे से नहीं होगी या आगे हम बेहतर करेंगे। तो ये अब समय आ गया कि भारत जल्द से जल्द अपनी कमियों पर काम करे और थोड़े से हार्ड डिसीजंस भी ले, और
बिल्कुल क्लियर हो कि ये हमारी टीम है, इसमें सबका ये रोल है, इस तरह की हमें इस टेम्पलेट के साथ हमें ये क्रिकेट खेलनी है, इस तरह से हमें T20 खेलना है, इस तरह से हमें वनडे क्रिकेट खेलना है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ स्पेसिफाई करना होगा और ये जितना जल्द से जल्द होगा उतना ही अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। तो रोहित शर्मा ने बड़े कहते हैं ना जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बता दूं सभा भाई, एक तो कहा है कि वी डिडंट बैट वेल एंड वी जस्ट डिडंट हैव इनफ रन्स, तो ये तो हर कोई जानता है। अब लेकिन 139 रन पे 9 विकेट गिरने के बाद तो उनको बोलना चाहिए कि हमने कैचेस छोड़े हैं, हमारा सिलेक्शन खराब था, हमने कीपर नहीं खिलाया इसलिए हम हार गए। तो ये इसमें कोई एक तो ऑनेस्ट आंसर कभी क्यों नहीं देते? ये रटा रटा आंसर तो मुझे भी पता है, 15 साल से मैं भी कवर कर रहा हूं क्रिकेट। हारने के बाद मैं 5 स्टेटमेंट सभा भाई बता सकता हूं और जीतने के बाद क्या होगा 5 स्टेटमेंट वो भी। तो ये ऑनेस्ट कब कन्फेशन शुरू होगा कि हाँ हमने ये गलतियां की हैं, इसको हम एड्रेस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मैच में अगर होता है देन समझ में आता है। ये कन्फेशन क्यों नहीं होता है हमारे टीम की तरफ से? न्यूजीलैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है, हम नहीं करते हैं। खेल से बड़ा क्यों मानने लगे? तो मैं कह रहा हूं जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजीव के जब तक के इसकी समझ आपको नहीं आएगी, जब तक कि आप सही इश्यू को पकड़ेंगे नहीं, तब तक आप इस तरह की गोलमटोल बातें करते रहेंगे। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। आपने कह दिया कि रन हमने बनाए नहीं, वो तो सभी को पता है कि हमने रन नहीं बनाए। अगर आप किसी और टीम के साथ मैच खेलते ही है, बांग्लादेश के अलावा अगर टॉप 3-4 टीमों के साथ मैच खेलते हो, ये 35 ओवर में मैच खत्म हो जाता जी। इस मैच में अगर हम बात करें तब भी आपको अंतिम विकेट लेने के लिए के समय आपके पास 50 या 52 रन बचे हुए थे। उसके बाद हम वहां से मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो इसीलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जो जब तक कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं, जब तक कि हम बड़ा नहीं सोचेंगे, जब तक कि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि हम कहां से भटक रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं, तब तक तो हम तो बार बार इस तरह की गलतियां करते रहेंगे। चाहे वो की टीम के कॉम्पोजिशन में हो, चाहे वो प्लेयर्स के चयन में हो। हार्ड डिसीजंस के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, हार्ड डिसीजंस हम लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो विकेट कीपर बैटर को लेकर हो, या फिर ओपनिंग बल्लेबाज को लेकर हो, या फिर पावर प्ले में कितने रन बनाने चाहिए उसको लेकर हो। हम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठते हैं। और हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम विश्व कप जीतेंगे अगर हम इस तरह की गलती बार बार करते रहेंगे? हम मानते हैं कि हम फेवरेट्स हैं, पर फेवरेट्स हम तभी हो पाएंगे ना जब हम एक बहुत बड़ा अप्रोच में परिवर्तन लेकर आएंगे, जो इस समय देखने को मिल नहीं रहा है। राजकुमार सर, ये शार्दुल ठाकुर का एक तो मुझे बताइए जरा, ये क्या प्योर बॉलर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, किस बिना पे वो खेलते हैं टीम में? मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलिए टेस्ट क्रिकेट में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ मैचेस उन्होंने जिताए हैं, बट शार्दुल ठाकुर का क्या रोल था आज के मैच में? रवि, हम बहुत चर्चा कर चुके हैं इन चीजों पर और ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये हमारे टेस्ट के खिलाड़ी हैं, ये हमारे वनडे के खिलाड़ी हैं और ये हमारे T20 के खिलाड़ी हैं और इनमें से कुछ ये प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो नहीं, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, बट मैं वो विकेट लेने वाली एबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो लो स्कोरिंग मैचेस जहां पे आपको विकेट निकालना है, जहां पे आपको पता ओपोनेंट आप पे अटैक नहीं करेगा, 50 ओवर खेल के निकल जाएगा मैच जीत के, वहां पर दिक्कत आती है। 9 ओवर में 21 रन समझ आ रहा है कि अच्छी गेंदबाजी है, बट ओवरऑल रिजल्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भारत के पास अटैकिंग गेंदबाज नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पास एक उमरान मलिक के रूप में एक ऐसा गेंदबाज है जो आप अगर आज उमरान होते तो क्या ये लास्ट विकेट पर इतने रन बन जाते? मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि उस पेस पर टेलेंडर इतने रन बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी की जरूरत है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 140 से कम अगर आप खेल रहे हैं तो अनलेस अनटिल आप बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं या आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, एंड दैट टू कि आप दो बड़े बॉलर्स के साए में हैं। 2 बड़े बॉलर्स आपके पास 145 प्लस डालने वाले हैं, साथ में आप डाल रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लीड बॉलर होकर 138, 30 या 135 से कम पे बॉल डाल रहे हैं तो बहुत मुश्किल है भारत को यहां से मैच जीतना। सभा भाई, अब क्योंकि बैटिंग के बारे में इन्होंने कहा कि हमने रन कम बनाए, आपको लग रहा है टॉप 4 जो हमारे बैट्समैन हैं एक जैसी बैटिंग करते हैं? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो रोहित हो, विराट हो, शिखर धवन हो या के राहुल हो, ये एक बड़ी समस्या है कि हम एक जैसे ही टाइप बैटिंग करते हैं। जो कहते हैं ना टाइप्ड हो गए आप, तो वो टाइप बैटिंग की वजह से भी हम कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में पीछे सरकते हुए जा रहे हैं। देखिए राजीव, सबसे पहले हम अगर ओपनर्स की बात करें, ये दोनों ओपनर्स जो हमारे हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, इन दोनों में से एक को
और ज्यादा खुलकर सेल्फलेस बल्लेबाजी करनी होगी। और उसके साथ साथ विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं, अगर हम टॉप 3 की बात करें तो मुझे तो ये लगता है कि विराट कोहली के अलावा और जो 2 आपके पास ओपनर, चाहे वो रोहित शर्मा खेलें, शिखर धवन खेलें, शुभमन गिल खेलें, केएल राहुल खेलें, ईशान किशन खेलें या कोई और खेले, उन दोनों को सेल्फलेस बल्लेबाजी करनी होगी। एकमात्र ऐसा प्लेयर है विराट कोहली जो अपने हिसाब से वो कंट्रोल बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कला है, उस सिचुएशन के हिसाब से रन बना सकते हैं। पर भारत टॉप 3 में से एक ही बल्लेबाज को अफोर्ड कर सकता है रन बॉल रन बनाने के लिए। उसके अलावा टॉप 4 में या टॉप 3 में आप ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 120, 130, 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अब समय वो आ गया है, तो आपको ऐसे प्लेयर चुनने होंगे जो खुलकर बल्लेबाजी करे, जो ज्यादा अटैक करे, जो इंटेंट के साथ बैटिंग करे, जो ज्यादा एग्रेशन दिखाए, जिसके पास कन्वेंशनल शॉट्स भी हों, जिसके पास अनकन्वेंशनल शॉट्स भी हों, तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। हम तो पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसका लाभ हम उठाते नहीं, वहां पर हमारे विकेट्स गिर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पावर प्ले आता है जहां पर भी हमें प्रयास करना चाहिए तेज गति से रन बनाने के लिए, वहां पर हम दबाव में आ जाते हैं, हमें विकेट बचाकर खेलना होता है। तो हर तरफ से मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं इस समय। राजकुमार सर, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तो अब कौन है आपका अभिमन्यु? रोहित शर्मा है या राहुल द्रविड़ है? देखिए, इस स्टेज पे तो दोनों ही फंसे हुए लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस चक्रव्यूह से निकलने की, थोड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलने की। और मुझे पूरी आशा है कि अब जरूर हार्ड डिसीजन लेंगे कप्तान। और सर आपको ना आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप आशा शब्द इतना बार बोलते हैं, निराशा जो है आपके उससे एकदम निकल गई है। आशा करके आपको जो है राजीव, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि हम ये सीरीज जीतेंगे। आप वनडे सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन कल आपने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश फाइट करेगा, तो फाइट तो नहीं, उसने हरा दिया हमें। तो अब आप कह रहे हैं कि हम सीरीज जीतेंगे। चलिए देखते हैं ये भी। लेकिन अब क्या चेंजेस, रोहित शर्मा कह रहे हैं हम कुछ चेंजेस करेंगे कंडीशन के हिसाब से, क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं सभा भाई? अब चेंजेस करेंगे तो कौन कौन से प्लेयर्स बचे हैं आपके पास? आपने 2 प्लेयर इस समय अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। ऋषभ पंत को आपने वापस भेज दिया है, उसके साथ साथ अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं है। एकमात्र बॉलर जो अवेलेबल है वो है उमरान मलिक, और आपके पास सिर्फ 2 ही स्पिनर बचे हैं जिनको आपने खिलाया है। या तो आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतारें, पर अगर एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे तो फिर आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन बचेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है टीम के साथ। पर देखिए, यहाँ पर परेशानी ये भी है कि जो फ्रेश सिलेक्शन कमेटी आएगी तभी आप और आगे के बारे में सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की होगी। तब तक मुझे लगता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को आपको मैदान में उतारना होगा, और उम्मीद यही करनी होगी कि आने वाले जो 2 मैचेस है वहां पर भारत अच्छा प्रदर्शन करे और ये श्रृंखला जीते। राजकुमार सर, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो, फिर ये चर्चा खत्म करते हैं, कि बांग्लादेश पिछले कुछ जो सीरीज हुई है, एक भी सीरीज हारा नहीं है अपने देश में। तो आप अपने शब्द वापस लेंगे? 6 सीरीज अभी तक लगातार वो जीत चुके हैं अपनी कंट्री में। तो सोच लीजिए, टाइम है आपके पास 1 मिनट का। नहीं राजीव, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने उसमें। आज भी भारत को मैच जीतना चाहिए था, हम बहुत इजी ले गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि 50 रन है, लास्ट विकेट कहाँ बनाएगी, और जिस तरह की गेंदबाजी की वो अफसोसजनक था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम कम बैक करेगी और ये सीरीज जीतेगी। मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ कि भारत ये सीरीज जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बहुत ज्यादा भारतीय टीम को लेके क्रिटिकल नहीं है, हम क्रिटिकल इस बात को लेके हो रहे हैं कि हमारा जो इंटेंट है वो नजर नहीं आता है, कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेल के अगर कोई मैच हार जाए समझ आता है, लेकिन कहते हैं ना हमेशा कि शेरदिल क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आप हारेंगे तो हर किसी को कबूल होगा, लेकिन आप चूहे की तरह क्रिकेट खेलेंगे, डरी हुई बल्लेबाजी, बेदम गेंदबाजी होगी, तो फिर नतीजा यही होगा जो हमने देखा कि आखिरी जोड़ी हमें मैच हरा के चली गई और हम मुंह ताकते रह गए। अब अगला मुकाबला 7 तारीख को होगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा जो कुछ कह रहे हैं कि कंडीशन के हिसाब से बहुत कुछ चेंजेस करेंगे। दरअसल चेंजेस टीम में जरूरत नहीं है, चेंज अपनी सोच में लाने की जरूरत है, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा, और हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि बचे हुए 2 मैचेस में कम से कम भारतीय टीम का अप्रोच और सोच जरूर बदलेगी। तो हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।